हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 फोर्स वर्क एंड एनर्जी यानी कि बल कार्य और ऊर्जा के न्यूमेरिकल्स हम देख रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने रिकॉइल के एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें हमने रिकॉइल ऑफ गन देखा था मेनली। दूसरा सिलेबस में जो एप्लीकेशन मेंशन है वो रिकॉइल ऑफ रॉकेट है, तो आज हम रिकॉइल ऑफ रॉकेट के एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एडवाइस करूंगी कि कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ में नोट करते जाइए। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? अ स्पेसक्राफ्ट इज मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस अलोंग अ स्ट्रेट पाथ व्हेन इट्स पायलट डिसाइड्स टू एक्सेलरेट फॉरवर्ड. He turns on the thrusters and burnt fuel is ejected at a constant rate of 2.0 into 10 raised to power 2 kilogram per second. At a speed relative to the rocket of 2.5 into 10 raised to power 2 meter per second, the initial mass of the spacecraft and its unburned fuel is 2.0 into 10 raised to power 4 kg and thrusters are on for 30 seconds. Part A पूछा गया है, what is the thrust? It means the force applied to the rocket by the ejected fuel on the spacecraft. What B point है, what is the spacecraft's acceleration as a function of time? And point C is, what are the spacecraft's acceleration at t equals to 0, 15, 30 and 35 seconds? देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। एक स्पेसक्राफ्ट है, यानी कि एक अंतरिक्ष में जाने वाला कोई यान है, वो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त स्पेस में, यानी कि ऐसी जगह जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं है, गुरुत्वाकर्षण से मुक्त स्पेस में एक स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, यानी कि एक सीधे रास्ते पर चल रहा है। ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट है हमारा। उसमें एक पायलट है और वो जो पायलट है वो डिसाइड करता है आगे की तरफ त्वरित होने का, एक्सेलरेट करने का, मतलब वेग को बढ़ाता है। He turns on the thrusters, वो thrusters को ऑन कर देता है। And burnt fuel is ejected at a constant rate of 2 into 10 raised to power 2 kilogram per second. Thrusters क्या चीज होती हैं? देखिए रॉकेट वगैरह या स्पेसशिप्स जो होती हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम जो रॉकेट बनाते हैं या स्पेसशिप बनाते हैं, वो उसके अंदर गैसेस भरी हुई होती हैं जो कि फ्यूल का काम करती हैं। जब हमने लेक्चर लिया था इस टॉपिक का, उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो रॉकेट होते हैं उसके अंदर फ्यूल के रूप में, यानी ईंधन के रूप में गैस भरी होती है। जब वो गैस जलती है, यानी कि ईंधन ज्वलित होता है, तो वो जो गैस है वो रॉकेट से बाहर की तरफ निकलती है, यानी कि रॉकेट से पृथ्वी की ओर बहुत तीव्र गति से निकलती है, जिसकी वजह से रॉकेट पर धक्का लगता है और रॉकेट ऊपर की ओर उठता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो थ्रस्टर्स ऑन करता है, मतलब वो जो थ्रस्टर्स होते हैं जो उस गैस को या ईंधन को जलाने का काम करते हैं, और जलने के बाद वो थ्रस्ट का मतलब हो गया कि जो फोर्स आपका लगा है, जो गैसेस आपकी जली हैं उनकी वजह से जो धक्का लगता है उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो वो कहता है कि जब थ्रस्टर्स ऑन करते हैं तो वो जो बर्न फ्यूल है, यानी कि ज्वलनशील जो जला हुआ जो ईंधन है, वो बाहर निकलता है, और उसकी रेट जो है वो क्या है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2 किलोग्राम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 200, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2 यानी कि 200 किलो, एक सेकेंड में 200 किलो ईंधन जलकर बाहर निकलता है। और उसकी स्पीड क्या दी हुई है, रॉकेट के सापेक्ष उसकी स्पीड है वो है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ये इतना आपको फैक्ट दिया हुआ है। फिर कहता है द इनिशियल मास ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, यानी कि जो अंतरिक्ष यान है उसका जो प्रारंभिक मास है, प्रारंभिक द्रव्यमान है स्पेसक्राफ्ट का, और जो अज्वलित ईंधन है, कहने का मतलब जो आपका स्पेसक्राफ्ट है यानी कि यान है वो, और प्लस उसके अंदर जो ईंधन भरा हुआ है, उन दोनों का जो कुल मिला के द्रव्यमान है वो आपको दिया गया है 2 गुना 10 की पावर 4 किलोग्राम।
और वो जो थ्रस्टर्स हैं वो 30 सेकंड के लिए ऑन रहते हैं। ये आपको फैक्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। उसके बाद आपसे 3 पॉइंट पूछे गए हैं। सबसे पहला कि जो स्पेसक्राफ्ट है उस पे थ्रस्ट कितना लगेगा, और थ्रस्ट मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूल इजेक्ट होता है, यानी कि जो ईंधन जलने के बाद इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है, वो जितना धक्का लगाता है जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट ऊपर की तरफ गति करता है, वो पूछ रहा है कि जो थ्रस्ट है वो कितना होगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है कि जो स्पेसक्राफ्ट का एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है वो समय के फंक्शन के रूप में कितना होगा। और तीसरा पूछ रहा है कि स्पेसक्राफ्ट का त्वरण समय 0, 15, 30 और 35 सेकंड पर कितना कितना होगा। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, जैसे आपका थ्रस्ट मैंने रॉकेट के लिए बताया नीचे की तरफ, सॉरी इनिशियली उसको ऊपर उठाने के लिए जो धक्का लगता है वो थ्रस्ट कहलाता है। उसी तरीके से अलग अलग समय पर ये जो ईंधन जैसे जैसे जलता जाता है वैसे वैसे ये बाहर की तरफ बल लगाता है, जिसकी वजह से हमारे रॉकेट या ये जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ये ऊपर उठते रहते हैं। कहने का मतलब केवल शुरुआती अवस्था में ही नहीं, आगे जाकर भी ये जो थ्रस्ट है इसकी वजह से रॉकेट की गति बढ़ती है। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने मान लिया कि जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है वैसा कोई स्पेसक्राफ्ट है, इसमें एक पायलट बैठा है। ये स्पेसक्राफ्ट आगे की तरफ v वेग से गति कर रहा है और इसका द्रव्यमान जो है वो m है। अब देखिए, जो हमारा ईंधन है वो समय के साथ जलता जाता है, यानी कि अगर पहले मैंने 1 किलो फ्यूल लिया है तो समय के साथ वो जलता जाएगा, उसकी मात्रा कम होती जाएगी। पहले जब वो शुरू में जलना शुरू करेगा 1 किलो से थोड़ा कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे करके बिल्कुल 0 हो जाएगा। यानी जो हमारा ईंधन है उसका द्रव्यमान समय के सापेक्ष कम होता जाएगा। ये मानते हैं। शुरू में मान लीजिए मैंने 1 किलो ईंधन लिया था, ये ऐसे मान लीजिए हम गाड़ी में जो पेट्रोल भरवाते हैं, तो शुरू में हमने 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। जैसे जैसे गाड़ी चलती जाती है हमारा पेट्रोल खत्म होता जाता है और समय के सापेक्ष उसका मान धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी आप किसी भी समय उसका फिक्स मान बता सकते हैं कि इस समय हमारी गाड़ी में पेट्रोल कितना है, लेकिन वो जो पेट्रोल है वो जैसे जैसे गाड़ी गति करती जाएगी आगे से आगे, वैसे वैसे उसका मान टाइम के साथ कम होता जाएगा। यानी समय के साथ द्रव्यमान का मान परिवर्तित होता है। हम जानते हैं कि परिवर्तन को हम d से लिखते हैं। तो अगर गैसेस का द्रव्यमान mg माना जाए, गैसेस के द्रव्यमान को mg से लिखा जाए, तो उसका जो समय के साथ परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहेगा, तो उसे हमने कह दिया dmg। समय के साथ परिवर्तन की दर जब हम देखेंगे तो हो जाएगी dmg अपॉन dt। ठीक है, तो यानी इस चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है, तो जो गैसेस जल रही हैं, ज्वलनशील गैसेस के कारण जो थ्रस्ट निकल रहा है उसका द्रव्यमान आपको मिल गया dmg। और इनकी वजह से जो वेग होगा, इन गैसेस का जो वेग होगा, या जो बर्निंग ईंधन है, जो जल गया ईंधन, उसका जो वेग होगा वो होगा इस स्पेसक्राफ्ट से पीछे की दिशा में, क्योंकि ये जो इसकी टेल होती है, जो पीछे का भाग होता है, उससे बाहर की तरफ निकलती है। जैसे हमारी गाड़ी में भी ईंधन का, जहां से ईंधन जलता है उसके बाद धुआं निकलता है, तो वो धुआं गाड़ी अगर हमारी आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो धुआं पीछे की तरफ जाता है। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट स्पेसक्राफ्ट में भी होता है। तो ये जो धुआं निकल रहा है इनके कारण, इसका वेग मैंने मान लिया कि u है, और ये u होगा स्पेसक्राफ्ट की गति के विपरीत दिशा में, यानी कि पीछे की साइड। ये हमारा बेसिक सिस्टम काम कर रहा है। अब ये जो गैसेस का द्रव्यमान है प्लस ये जो रॉकेट का द्रव्यमान है, इन्हें मिलाकर हमारा पूरा निकाय बनता है। जैसे हमारा बंदूक के केस में बंदूक और गोली को मिला के निकाय बन रहा था, वैसे ही यहाँ हमारा ये जो गैस है और प्लस ये स्पेसशिप है, इन दोनों को मिला के हमारा सिस्टम बनता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बिल्कुल जैसे आपकी कार होती है, कुछ वैसा ही आप इमेजिन कर सकते हैं। अंतर क्या है, कार जो है वो इंजन की सहायता से काम करती है, और स्पेस शिप वगैरह जो या रॉकेट जो होते हैं, उनमें जो बल मिलता है उसको गति करने के लिए, वो इन गैसेस के या इस फ्यूल के ईंधन के जलने के कारण
एक थ्रस्ट उत्पन्न होता है जिसकी वजह से वो उसको आगे की तरफ धक्का मारता रहता है और वो आगे बढ़ता जाता है। अब हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वैसे ही सॉल्व करते हैं। जो जो फैक्ट आपको दिए गए हैं पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद आगे उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया है ताकि हमें पिछली स्लाइड पे नहीं जाना पड़े फैक्ट देखने के लिए। सबसे पहले हमें दिया हुआ है जो वेग है उसका मान दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा v का मान, यानी v हो गया हमारा 2.5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज हमें दी हुई है कि स्पेसक्राफ्ट और अनबर्न फ्यूल है उसका टोटल जो द्रव्यमान है, इनिशियल मास जो है, मैंने मान लिया कि वो कैपिटल M है और उसका मान आपको दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम। ये नोट कर लिया। तीसरी चीज जो हमें दी हुई है वो है बर्निंग फ्यूल इज इजेक्टेड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2.2 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर सेकेंड। तो अगर आपको लैंग्वेज से नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप देखिए मात्रक जो दिया हुआ है वो क्या है, किलोग्राम पर सेकेंड, यानी कि द्रव्यमान बटे समय। और दिया हुआ किसका है, बर्न फ्यूल का। फ्यूल के रूप में हम गैसेस को यूज करते हैं, तो उसके द्रव्यमान में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है या द्रव्यमान में परिवर्तन की जो दर है वो आपको दी गई है 2 × 10⁻² किलोग्राम प्रति सेकेंड। अब देखिए फ्यूल का द्रव्यमान कितना परिवर्तित हो रहा था, जो हमने लिखा था dmg था, और समय के साथ परिवर्तन की दर है इसलिए उसे लिख दिया dmg/dt। तो dmg/dt की वैल्यू आपको दी गई है 2 × 10⁻² किलोग्राम प्रति सेकेंड। ये तीन चीजें हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है। अब हमें आगे क्या करना है। द फोर्स, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन द स्पेसक्राफ्ट, यानी कि जो थ्रस्ट है स्पेसक्राफ्ट पे वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए थ्रस्ट होगा किस वजह से, जो गैसेस जल रही है, हमारा जो ईंधन हमारा जल रहा है वो जलने के कारण एक थ्रस्ट लगा रहा है और उसकी वजह से हमारा स्पेसक्राफ्ट गति कर रहा है। थ्रस्ट मतलब उस ईंधन के जलने के कारण जो धक्का लग रहा है या जो बल लग रहा है, तो यानी कि उसे हम F मान सकते हैं। थ्रस्ट भी एक टाइप का बल हो गया, तो उसे लिख दिया F। अब F का मान हमें पता है न्यूटन के नियम से क्या होता है, F बराबर होता है dp/dt। यहां भी हमें पता है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसके ऊपर जो बल लग रहा है या जिसे हम थ्रस्ट कह रहे हैं, जो थ्रस्ट लग रहा है वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द फ्यूल, यानी कि ईंधन के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि थ्रस्ट लगता क्यों है, क्योंकि वो जो उसके अंदर ईंधन भरा हुआ है उसका द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित होता जा रहा है, उसके कारण उसके संवेग में परिवर्तन होता जा रहा है और उस संवेग में परिवर्तन के कारण इस पर एक थ्रस्ट लगता है। तो F आपको मिल गया dp/dt के बराबर। अब संवेग P क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान यहाँ किसका लेंगे, संवेग किसका परिवर्तित हो रहा है या द्रव्यमान किसका परिवर्तित हो रहा है, गैसेस का, ईंधन का। तो उसका संवेग हमें मिल गया mg इंटू वी के बराबर। P का मान क्या मिल गया हमें, mg इंटू वी के बराबर। तो D का मान, P की जगह हमने लिख दिया mg इंटू वी, गैसेस का द्रव्यमान गुणा उनका वेग। अब देखिए v का मान कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इसे अवकलन से बाहर ले लेते हैं। तो वैल्यू क्या मिली हमें, v इंटू dmg/dt। अब आपको v का मान दिया हुआ है और dmg/dt का मान भी दिया हुआ है। दोनों की वैल्यूज पुट अप करने पर आपको आंसर मिलता है, बल F का मान मिला 5 × 10⁴ और बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन, इसलिए आगे लिख दिया न्यूटन। एक बार फिर से समराइज करते हैं पार्ट ए को। हमें थ्रस्ट निकालना है जो स्पेसक्राफ्ट पर लगता है। इस थ्रस्ट का कारण क्या है, क्योंकि ईंधन जो है वो समय के साथ जल रहा है और उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है
और द्रव्यमान में परिवर्तन के कारण उसके संवेग में परिवर्तन होता है। और हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो किसी बल के बराबर होती है, और ये बल जो है ये हमारे स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ने के लिए थ्रस्ट प्रदान करती है। इसका मतलब अगर हमें थ्रस्ट निकालना है तो हमें बल F निकालना होगा, और बल F हमें न्यूटन के दूसरे नियम से पता है कि F का मान होता है dp/dt। अब संवेग P का मान होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान किस चीज का लेना है? जिस चीज का हमें संवेग मिल रहा है। संवेग मिल रहा है हमें ईंधन के कारण, तो संवेग P हो गया m इंटू वी के बराबर, और m यहाँ कौन सा होगा? गैसेस का द्रव्यमान, यानी कि mg इंटू वी के बराबर। नेक्स्ट चीज हमने देखी कि ये जो v है, वेग v है, वो कांस्टेंट है, इसलिए ये अवकलन से बाहर आ जाता है, और परिवर्तन होता है हमारा केवल द्रव्यमान में, इसलिए v अवकलन से बाहर आकर इस टर्म को बना देता है v इंटू dmg/dt। और dmg/dt और v का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम दोनों वैल्यूज पुट अप करके बल का मान निकाल लेते हैं। इस तरीके से पॉइंट ए तो हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब देखिए पार्ट बी में मुझे निकालना है कि ये जो रॉकेट है इसका त्वरण कितना होगा, या जो स्पेसशिप है, उस स्पेसक्राफ्ट है, उसका त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो सिस्टम है उसमें क्या क्या है? मेरे पास एक तो मेरा स्पेसक्राफ्ट है, और उसके अलावा उसमें कुछ ईंधन भरा हुआ है। उस ईंधन में से वो ईंधन है वो समय के साथ जल रहा है, और उसकी वजह से रॉकेट को या स्पेसक्राफ्ट को थ्रस्ट मिल रहा है, और वो आगे की तरफ गति कर रहा है। और ईंधन के जलने के कारण हम कह रहे थे उस ईंधन का मान समय के साथ कम होता जाता है। मैंने मान लिया कि जो कैपिटल M है वो मेरा कंबाइंड मास है, यानी कि संयुक्त द्रव्यमान है मेरे सिस्टम का। यानी कि मान लिया कि कैपिटल M क्या चीज है? जो मेरा खाली रॉकेट है, यानी कि मेरा स्पेस क्राफ्ट है वो, और प्लस उसके अंदर जितना ईंधन अभी बचा हुआ है, जो जल गया वो जल गया, उसके अलावा जो अभी इसी समय शेष है वो द्रव्यमान ईंधन का प्लस रॉकेट का द्रव्यमान, ये दोनों जो चीजें मिला के कोई द्रव्यमान बन रहा है वो मेरा कैपिटल M है। रॉकेट का द्रव्यमान मैंने मान लिया mr है, और जो ईंधन है जो मेरे पास अभी इस टाइम अवेलेबल है वो मान लिया मैंने mg है। g फॉर गैस और r फॉर रॉकेट, और इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा पूरा सिस्टम बन जाता है, यानी कि निकाय बन जाता है, और इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया कैपिटल M है। यानी कि हमारे पास एक खाली गाड़ी है, वो है उसका द्रव्यमान है हमारा mr, और उसके अंदर जो हमने ईंधन भरा है पेट्रोल डीजल या कुछ भी, यहाँ पर वो है गैस के फॉर्म में, तो वो जो गैसेस हैं वो द्रव्यमान मेरा है mg। और इन दोनों को जोड़ दूं किसी भी टाइम तो ये द्रव्यमान मेरा हो गया कैपिटल M। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ से आप क्या जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहां से त्वरण क्या होगा? F अपॉन m के बराबर, और m का मान क्या है हमारा? समीकरण 1 से mr प्लस mg, तो a मुझे मिला F अपॉन mr प्लस mg। ये हो गई मेरी समीकरण नंबर 2। अब देखिए जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, और जो एम्प्टी रॉकेट का मास mr है वो भी कांस्टेंट है। परिवर्तन किसमें हो रहा है? हमारा जो ईंधन है वो समय के साथ उसकी खपत होती जा रही है, और उसका द्रव्यमान समय के साथ कम होता जा रहा है। ये हमारा ईंधन के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। उसके अलावा बल भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ईंधन जो है वो जल रहा है, जलने की वजह से वो यूनिफॉर्म थ्रस्ट यानी कि एक समान बल लगा रहा है, तो उसका मान कांस्टेंट रहेगा। हमने देखा था अभी पीछे 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मिला था हमें। स्पेसक्राफ्ट का द्रव्यमान भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो हमारा ईंधन है उसका द्रव्यमान समय के साथ डिक्रीज होता है। तो मैंने मान लिया कि ये जो मेरा mg है, यानी कि ईंधन का द्रव्यमान है,
वो समय के साथ क्योंकि परिवर्तित हो रहा है, तो मान लिया कि वो t का फलन है, समय t का फलन है, यानी कि समय पर निर्भर कर रहा है। तो mg की जगह हम लिख देंगे mg t। कहने का क्या मतलब है कि ये जो mg है ये समय t पर निर्भर करता है। अब देखिए, अगर मैंने मान लिया कि t बराबर 0 है, यानी कि शुरुआत में जो ईंधन लिया था वो मेरा ईंधन है, वो mg0 है, यानी कि t बराबर 0 पर इनिशियली वो मेरा mg0 है। और हमने ये देखा था कि जो द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, dm परिवर्तन हो रहा है dt टाइम में, यानी कि इस ईंधन के घटने की दर, ईंधन का जो द्रव्यमान है वो घटने की दर क्या होगी, dmg अपॉन dt होगी। और कितने टाइम बाद हम देख रहे हैं, या किस टाइम देख रहे हैं, किसी समय t पर देख रहे हैं, तो इंटू t कर दिया, इतना ईंधन उसमें से घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि मेरे पास 5 किलो द्रव्यमान था शुरू में, ठीक है, 5 किलो द्रव्यमान है शुरू में, तो वो उसे मैंने लिख दिया mg0, यानी कि जो शुरुआत में द्रव्यमान है वो मेरा है mg0। एग्जाम्पल जो लिया है उसमें मैंने मान लिया कि वो 5 किलो है समझाने के लिए। अब वो समय के साथ घट रहा है, समय के साथ उसमें से कुछ ईंधन जल जाता है, इसलिए उसके साथ लगा दिया माइनस का साइन। अगर आप किसी समय बाद देखेंगे तो 5 किलो से कुछ कम मिलेगा, तो किसी समय बाद का जो मेरा द्रव्यमान है वो mg0 में से कुछ कम होगा, इसलिए लगा दिया माइनस का निशान। अब आपको क्या कह रहा है कि आपका जो द्रव्यमान है, जो 5 किलो वाला ईंधन है, वो आधे घंटे में आधा किलो जल जाता है मान लीजिए। तो आधे घंटे में जो आधा किलो जल रहा है वो हो गया आपका dmg अपॉन dt, कि आधा घंटा में आधा किलो जल गया, तो ये हो गया आपका dmg अपॉन dt। अब आपसे पूछिए कि एक घंटे में कितना जल जाएगा, तो आप क्या करोगे, dmg अपॉन dt को समय से गुणा कर दोगे जितने समय में आपसे पूछा गया है, तो उतने समय बाद यानी कि एक घंटे बाद आपका कितना ईंधन जल जाएगा। अगर आपको ये निकालना हो तो आप क्या करते हो, आधा घंटे में मेरा जल रहा है आधा किलो, तो इसका मतलब एक घंटे में कितना जलेगा, उसको dmg अपॉन dt को आप t से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए आपसे कहा जाए कि समय t के बाद, समय t पर ये जो ईंधन है इसका मान कितना होगा, तो वो होगा आपका mg0 माइनस dmg अपॉन dt इंटू t। माइनस के आगे वाली टर्म आपको क्या बता रही है कि dt समय में आपका द्रव्यमान का जो क्षय है, या द्रव्यमान जितना जलता है, वो आपका dmg अपॉन dt है। dt समय में जब आपका dmg जल रहा है, तो t समय में कितना जलेगा, dmg अपॉन dt इंटू t। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे आप कहते हैं कि 5 पेन की कीमत अगर 10 रुपए है, तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी। वैसा ही कह रहा है कि अगर dt समय में द्रव्यमान में कमी dmg हो रही है, तो t समय में कितनी होगी। तो mg जो है, यानी कि किसी समय t पर हमारा जो गैसेस का द्रव्यमान है वो हमें मिल गया mg0 माइनस dmg अपॉन dt इंटू t। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ये समीकरण 3 से mg का मान उठा के आपको समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में ये मान रखने पर a का मान आपको क्या मिला, f अपॉन mr प्लस mg की जगह क्या रख देंगे, समीकरण 3 से मान, यानी कि mg0 माइनस dmg अपॉन dt इंटू t। अब देखिए mr प्लस mg0 ये क्या था हमारा, कैपिटल M के बराबर, तो वो हमने लिख दिया f अपॉन m माइनस आगे वाली टर्म ऐसी की ऐसी, यानी कि dmg अपॉन dt इंटू t। अब या तो आप यही छोड़ दीजिए क्योंकि आपका उत्वरण का मान पूछा है समय के फलन के रूप में, पर क्योंकि हमारे पास कैपिटल M और ये बाकी सब वैल्यूज हैं, इसलिए ये वैल्यूज हम पुट अप करके सिर्फ t के फलन के रूप में इस मान को छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, त्वरण a का मान लिखिए t के फलन के रूप में। तो जो जो वैल्यूज आपके पास हैं वो पुट अप कर देते हैं और सिर्फ t के रूप में मान छोड़ देते हैं।
तो ए क्या मिला हमें, एफ का मान था 5 गुना 10 की पावर 4 बट्टे कैपिटल एम का मान था 2 गुना 10 की पावर 4 माइनस डीएमजी अपॉन dt का मान था 2 गुना 10 की पावर 2 और इंटू टी। ये हो गई हमारी समीकरण 4, यानी कि त्वरण ए का मान मिल गया हमें टी के फलन के रूप में, जो हमने समीकरण 4 में लिखा हुआ है। इस तरीके से हमारा पार्ट बी सॉल्व हो जाता है। पार्ट सी में हमसे क्या पूछा हुआ है कि टी के 4 मान दे दिए हैं हमें, 0, 15, 30, 45, ये हमें मान दे दिए हैं और हमें उन समयों पर यानी कि 4 अलग अलग समय पर ए का मान पूछा है। तो समीकरण 4 में हमें ए पता है टी के फलन के रूप में, बाकी सारी तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये तो हमें दिख रही हैं, और टी के जो मान दिए हुए हैं वो हम अगर समीकरण 4 में रख देंगे तो हमें अलग अलग समय पर अलग अलग ए का मान मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट सी देखते हैं। पार्ट बी से ए का फॉर्मूला हमने नोट कर लिया कि ए का फॉर्मूला हमें ये मिल रहा है। अब हमें t बराबर 0 पे निकालना है, तो ये जो a का सूत्र है इसके अंदर t का मान 0 रख देंगे, तो कैलकुलेशन करने पर आपको वैल्यू a की मिलेगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से t बराबर 15 के लिए जो समीकरण 4 वाला फॉर्मूला है उसके अंदर t का मान 15 रख देंगे, वैल्यू आपको मिलेगी सॉल्व करने पर 2.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t बराबर 30 पर क्या होगा, a का मान t की जगह अब समीकरण 4 में 30 रख दीजिए, वैल्यू मिली 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर पूछा है t बराबर 45 पे, तो 45 में हम t की जगह 45 रख देंगे और वैल्यू हमें मिलेगी 4.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमने a का मान निकाल रखा है, उसके अंदर t की अलग अलग वैल्यूज जो हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई हैं वो वैल्यूज पुट अप करके उनके मान निकालने हैं। इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल और प्लस इसके साथ साथ रॉकेट का या स्पेसशिप का जो गति का कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आया होगा कि कैसे थ्रस्ट लगता है, उस थ्रस्ट की वजह से उसकी गति होती है, कितना थ्रस्ट लगता है और थ्रस्ट क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे होता है ईंधन में, और समय के साथ जैसे जैसे द्रव्यमान कम होता जाता है वैसे ईंधन का वैसे वैसे उसकी गति बढ़ती जाती है। इसके आगे के टॉपिक को हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।